अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जो नोट्स हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं। अगर कोई इशू हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। कई दफ़ा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो स्क्रीन शेयरिंग जो है ना वो डिसरप्ट हो जाती है, तो मुझे याद नहीं रहता कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया, तो आज हमने पढ़ना है कि डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टिश्यू, मे बी फ्रॉम एनिमल टिश्यू, इट कैन बी ए मे बी ह्यूमन टिश्यू एज वेल। तो ये जो मेथड्स हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के, इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, डिपेंड करता है कि भी सोर्स क्या है आपका सैंपल का। प्लांट टिश्यू भी हो सकते हैं। तो ये लेक्चर के एंड में मैं उसको जो कमर्शियल किट है उसके बारे से बताऊंगा। कमर्शियली ब्लड से कलेक्शन के लिए भी किट्स मौजूद होती हैं, प्लांट से डीएनए आइसोलेट करने के लिए भी होती हैं, पैरासाइट से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, बैक्टीरिया तो है ही है, सेल कल्चर हो गया, एनिमल टिश्यूज हो गए। तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ वेरिएशन या मॉडिफिकेशन लाना पड़ती हैं ताकि जो गुड क्वालिटी डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो सारे मेथड तो नहीं पढ़ाए जा सकते क्योंकि हमने और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं। तो दो मेथड जो या शायद तीसरा एक मेथड भी बताऊंगा मैं। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया और डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एनिमल टिश्यू, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है तो अगले जो स्टेप हैं लाइक पीसीआर वगैरह हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक रिसर्च पेपर है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें बताया गया है कि डीएनए एक्सट्रैक्शन के जो मेथड हैं दे कैन बी आइदर कन्वेंशनल मेथड फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन और दे कैन बी कमर्शियल किट्स फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन। सही है। तो कमर्शियली किट्स भी होती हैं मुख्तलिफ कंपनीज की, आगे चल के लेक्चर में बताऊंगा इनके बारे में। बाकी ये जो कन्वेंशनल मेथड हो या किट वाला मेथड हो तो उसमें या तो हम जो डीएनए एक्सट्रैक्शन है वो करते हैं बाय फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड, or it can be by salt extraction method, or there might be some slight modification in both above methods। ठीक है। और ये कि इन मेथड्स में या तो सोल्यूशन बेस्ड एक्सट्रैक्शन होती है या फिर कॉलम बेस्ड। तो सोल्यूशन बेस्ड लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था क्लोरोफॉर्म फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड, उसमें हमने सारे सोल्यूशन ही यूज किए, उसमें कहीं भी कॉलम का इस्तेमाल नहीं था। तो कॉलम बेस्ड मेथड जो होते हैं मोस्टली वो होते हैं जो किट्स बनाई जाती है, कमर्शियल कंपनियां बनाती हैं, उनमें ये कॉलम यूज होते हैं। वो कॉलम क्या होते हैं वो जस्ट आपको एक मैं इमेज से दिखा देता हूँ कि ये एक किट है, कमर्शियल किट फेवरजिन वालों की। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं माइक्रो ट्यूब की तरह के, तो इनके ये जो टिप के एंड पे आपको व्हाइटिश नजर आ रहा है इनको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है। तो ये सिलिका, मोस्टली सिलिका मेड कॉलम होते हैं। तो बजाय इसके कि आप सोल्यूशन से डीएनए को प्रेसिपिटेट करवा के फिर बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करके एक्सट्रैक्ट करें, तो वो डीएनए जो है ना वो इस कॉलम में ट्रैप भी करवाया जा सकता है और उससे बाद में हम उसको कर लेते हैं एलूट, यानी उससे दोबारा यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये किट के जो मेथड होते हैं उनकी अपनी भी एक मॉडिफिकेशन होती है, वो अगर टाइम मिला तो एंड में बताऊंगा। तो फिलहाल ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि किट वाले क्या करते हैं और कन्वेंशनल मेथड क्या है। तो मेथड कोई भी हो, हर एक मेथड के कोई ना कोई फायदे या नुकसान होते हैं, प्रोज कॉन्स होते हैं। किट जो हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, सही है, तो वो रूटीन में यूज नहीं की जा सकती। तो कन्वेंशनल मेथड के लिए हमने हर एक चीज़ जो उसके रिएजेंट है अलग-अलग से बाय करें और उसके सोल्यूशन बनाए और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के मेथड में हमने बताना है कि अगर आपने एनिमल टिश्यू से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। सही है। तो सबसे पहले आपको चाहिए रफली 50 to 100 मिलीग्राम फ्रेश टिश्यू, जो कोई भी हो सकता है। पोल्ट्री है तो उसका पोल्ट्री मसल हो सकता है, उसका लीवर हो सकता है। सही है। ह्यूमन के केस में भी चलें, डिपेंडिंग के बायोप्सी सैंपल है तो लीवर के सैंपल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो लैब में रैट माइस वगैरह पे एक्सपेरिमेंट होते हैं तो माउस टेल अक्सर इस्तेमाल होती है।
फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो देयर कैन बी सो मेनी टाइप्स। फिश का डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी, तो फिश डीएनए सॉरी टिश्यू हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 मिलीग्राम आप कह लें टिश्यू लेंगे एंड देन प्लेस इट इनटू 2 ml एपन डार्क ट्यूब। ठीक है, वो छोटी सी ट्यूब जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था आपको कि वो जो 1.5 से 2 ml कैपेसिटी की एपन डार्क ट्यूब होती है, उसके अंदर आप ये टिश्यू डाल दें और उसके बाद उसको ट्यूब को लेबल कर दें कि ये सैंपल नंबर 1 है, 2 है, या क्या उसका सोर्स है। देन ऐड लिक्विड नाइट्रोजन इनटू द ट्यूब एंड देन ग्राइंड द टिश्यू फॉर 1 मिनट विद द पेसल एंड मोर्टर। तो अब ये क्या चीज है, लिक्विड नाइट्रोजन क्यों ऐड हो रही है? तो लिक्विड नाइट्रोजन आपको पता है कि अगर गैस हो, गैस से लिक्विड बनाना हो तो बहुत ज्यादा उसको कूल किया जाएगा, तो गालबन 1-196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का। तो जैसे ही लिक्विड नाइट्रोजन का यानी चंद एक ड्रॉप आप ये 400 मिलीग्राम जो टिश्यू उसके ऊपर डालेंगे तो टिश्यू जो है फौरन फ्रीज हो जाता है, जिसको स्नैप फ्रीजिंग कहते हैं। तो फौरन फ्रीज हो जाएगा। तो फ्रीजिंग से क्या है, एक तो ये कि वो प्रिजर्व भी हो जाता है सैंपल, और दूसरा ये कि जब आपने पेसल एंड मोटर क्या कूड़ा डंडा, ये आगे चल के हमने सॉरी वो मेरे ख्याल में वो बरालोजी की क्लास है, वो मैं कंफ्यूज कर रहा था। तो अभी आप लोग 3rd सेमेस्टर है, तो ये आपने टिश्यू होमोजेनाइजर जो है ना, डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि टिश्यू को ब्रेक करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप जाएंगे तो उधर सिंपली लिखें टिश्यू होमोजेनाइजर, तो आपको वो एक अलग लेक्चर है इस पे। तो एनीवेज ये जो फ्रोजन टिश्यू हो जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन के इस्तेमाल से, वो उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ग्राइंड करने के लिए, उसको यकजान करने के लिए पेसल एंड मोर्टर, पंजाबी में उर्दू में जिसे हम कुंडी डंडा कहते हैं, तो ये लैब में सिरेमिक के बने हुए, ग्लास के बने हुए स्पेशल होते हैं ये पेसल एंड मोर्टर। तो उसके साथ आपने सिंपली ग्राइंड करना है अच्छी तरह। ग्राइंडिंग को तो एनहांस करने से उसका क्या टिश्यू रप्चर होगा, तो जरा डीएनए मैक्सिमम सेल जो है वो कह लें क्या कह लें सेपरेट हो जाएंगे। सही है। तो एनीवेज इस प्रोसेस के बाद, होमोजेनाइजेशन के स्टेप के बाद, आपने ऐड करना है 1 ml ऑफ टिश्यू डाइजेशन बफर। तो ये पिछले जो टॉपिक था उसमें लाइसिस बफर पढ़ा था, तो ये यहाँ पर टिश्यू डाइजेशन बफर है, उसकी ये कंपोजिशन है। ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आइडिया हो गया आपको कि इसमें ट्रिस हर जगह पे होता है, सोडियम क्लोराइड EDTA होता है इसके अंदर। तो वो टिश्यू डाइजेशन बफर 1 ml ऐड करेंगे, तो उसके बाद आपने उसको मिक्स कर लेना है, सही है, ताकि वो जो ग्राइंडेड टिश्यू है वो अच्छी तरह मिक्स अप हो जाए। तो हाथ से ही हिला के भी कर सकते हैं, और ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है वर्टेक्स मिक्सर, उसके साथ भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो इस स्टेप के बाद टिश्यू डाइजेशन बफर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, एड 100 माइक्रोलीटर ऑफ SDS 10%, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10% SDS ऐड करना है, और साथ ही आप ऐड कर दें 20 माइक्रोलीटर ऑफ प्रोटीनेज के। तो अगेन लास्ट लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था, प्रोटीनेज के जो प्रोटीन्स वगैरह होंगी उसको डिग्रेड कर देगा। SDS क्या करेगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, सेल से जो डीएनए वगैरह है सारे जो उसके मैक्रोमॉलिक्यूल हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो क्योंकि एनिमल टिश्यू है तो इसका आगे न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो भी उसकी कंपोजिशन भी समवट सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो एसडीएस ने बेसिकली डीएनए को रिलीज करने में हेल्प करना है। तो ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन अच्छी तरह मिक्स कर दें। वर्टेक्सिंग का मतलब शेक करना और मिक्स कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो माइक्रो ट्यूब है या एपन डॉग ट्यूब है उसको आपने इंक्यूबेट कर देना है एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनट, यानी कि इस टेम्परेचर पे आपने रख देना 1 घंटे के लिए, ताकि ये जो आपने केमिकल ऐड किए हैं एसडीएस और प्रोटीनेज के, ये अपना जो उनका फंक्शन है वो अपना प्रॉपरली कर लें। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन का स्टेप है, 5000 रेवोल्यूशन पर मिनट पर 5-10 मिनट के लिए उसको स्पिन करेंगे, तो क्या होगा, नीचे डेब्रस बनेगा और ऊपर क्या है, सुपरनेटेंट होगा। तो जो डीएनए है वो एक्वस सोल्यूशन जो ऊपर सुपरनेटेंट है उसके अंदर मौजूद होगा, बट अलॉन्ग विद सो मेनी अदर कंटेमिनेंट। आपकी आवाज आ रही, मेरी तरफ से जा रही है ये भाई मेरे, आपका अपना नेट खराब होगा। तो
तो इस स्टेप के बाद सुपरनेटेंट आपके पास ऊपर आ जाएगा, जो कि आपके काम की चीज है, उसमें से आपने डीएनए को फर्दर एक्सट्रैक्ट करना है। तो microtube is put into the ice for 5 minutes and then 350 microliter of chloroform and then 350 microliter of saturated sodium chloride, 5 से 6 मोलर, पिछले में भी हमने पढ़ा था ये सैचुरेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, उसमें से डीएनए को प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करता है, उसके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, तो डीएनए को मजबूरन यानी कि प्रेसिपिटेट होना पड़ता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या करता है, ये प्रोटीन वगैरह को डीएनए से सेपरेट करने में हेल्प करता है। सही है, तो ये क्लोरोफॉर्म और सोडियम क्लोराइड ऐड करने हैं किसमें, जब आपने सुपरनेटेंट इधर से लेके नेक्स्ट ट्यूब में डाल लेना है। तो अब उसके बाद क्या होगा, उसको मिक्स अप कर लें इन सोल्यूशन के ऐड करने के बाद और सेंट्रीफ्यूज कर दें। सेंट्रीफ्यूगेशन मोस्टली 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है, जिससे डीएनए जो है वो इंटैक्ट रहता है, वो डिग्रेड नहीं होता। सही है, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन में भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो एनीवे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपके पास एक अपर फेज आएगी और एक लोअर फेज। तो लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, अपर फेज को हम कहते हैं एक्वस फेज, लोअर फेज को कहते हैं ऑर्गेनिक फेज। ऑर्गेनिक फेज में ये क्लोरोफॉर्म वगैरह होगा, जो कि जस्ट लाइक जैसे मिट्टी का तेल होता है उस तरह की इसकी होगी अपीयरेंस। तो पानी और ऑयल जैसे सेपरेट होते हैं, उसी तरह ये अपर फेज लोअर फेज होगी। अपर फेज में डीएनए है और उसको वो तकरीबन 1 ml के करीब होगा, उसको आपने सेपरेट कर लेना है और एक नई ट्यूब में डाल देना है। और उसमें क्या करना है, ऐड 1 ml ऑफ कोल्ड एब्सोल्यूट यानी कि प्योर 100% एथेनॉल। ठीक है, और क्या ऐड करना है, रफली 150 माइक्रोलीटर अमोनियम एसीटेट, यानी अगेन आपने एक साल्ट ऐड करना है तकरीबन 5 मोलर, काफी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। तो कोल्ड एथेनॉल और ये साल्ट इतनी ज्यादा अमाउंट में ऐड करने से क्या होगा, वो जो एक्वस फेज के अंदर डीएनए है दैट विल बी अगेन प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, सेपरेट होगा एक्वस सॉल्यूशन में। वो जो प्रेसिपिटेट है उनको क्या करना है आपने, वो बल्कि वो क्योंकि वो क्लियर होता है वो जो सॉल्यूशन होगा एक्वस फेज, तो जैसे ये लास्ट टाइम भी आपको मैंने दिखाया था, इस तरह ये स्टेज है, ये जो डिस्कस हो रही है कि ये जो क्लियर सुपरनेटेंट है, इसमें आपको डीएनए इस तरह का व्हाइट से थ्रेड नजर आएंगे आपको। तो ये स्टेज है कि उसको जब आपने एथेनॉल और अमोनियम एसीटेट ऐड कर चुके होंगे तो आपको डीएनए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर आएगा उधर। उसके बाद आप उसको, पिछले मेथड में था कि आप हुक बना लें उसकी ग्लास रॉड की, लेकिन इस मेथड में कह रहे हैं कि सिंपली सेंट्रीफ्यूज कर दें आप। काफी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड है इस पे, और उससे क्या होगा, डीएनए नीचे उसकी पैलेट सी बन जाएगी, बैठ जाएगा। और सुपरनेटेंट जो है इस स्टेप पर वो आपके काम का नहीं है, वो आप डिस्कार्ड कर देंगे। सही है, तो ये आगे लिखा है सुपरनेटेंट इज डिस्कार्डेड एंड द पैलेट इज अगेन, वो आप देख भी सकते हैं पैलेट। और उसको आपने अब वॉशिंग का स्टेप है, वॉशिंग किसके साथ की जाती है, तकरीबन 70% एथेनॉल के साथ। और 70% एथेनॉल डालेंगे 1 ml, तो उसे उसके बाद उसको थोड़ा बहुत शेक करते हैं ताकि कोई साल्ट वगैरह रह गए हों डीएनए के साथ तो वो रिमूव हो जाएं। और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करके आप क्या करेंगे, अगेन डीएनए नीचे बैठ जाएगा और जो बाकी है वाटरी सोल्यूशन वो ऊपर आ जाएगा विद एथेनॉल। तो उसको आपने विद पाइपेट रिमूव कर देते हैं और एथेनॉल बाकी बचा कुछ है वो खुद उड़ जाता है, तो ये काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो उसके बाद क्या है, सुपरनेटेंट इज डिस्कार्डेड एंड पैलेट इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर टू बी ड्राइड। ठीक है, जब आप ऊपर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद बाकी का सारा जो भी सोल्यूशन होगा उसको उड़ने देते हैं, ड्राई होने देते हैं, और नीचे डीएनए की पैलेट बहुत ही हल्की सी नजर आती है। अगर ज्यादा अमाउंट का होगा टिश्यू तो ज्यादा नजर आएगी, थोड़ा टिश्यू होगा तो थोड़ी नजर आएगी। तो वो जो डीएनए की पैलेट है उसको फाइनली तकरीबन 50 से 100 माइक्रोलीटर जो है डबल डिस्टिल वाटर, पिछले लेक्चर में था टीई बफर ट्रिस ईडीटीए, तो ये वेरी कर सकता है, वाटर भी यूज कर सकते हैं, डबल डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि डबल डिस्टिल वाटर जो है यानी कि प्योर वाटर, उसकी जो उसके अंदर डीएनए की सॉल्युबिलिटी जरा कम होती है, ज्यादा टाइम लगेगा उसको सॉल्युबल होने में।
जबकि उसके मुकाबले में अगर टी बफर यूज करेंगे तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। तो ये वेरिएशन है। तो वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद वो जो डीएनए की पैलेट उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी और डीएनए आपका जो है वो समझ लें आइसोलेट हो चुका है। उसको आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -20 पे रख दें। तो जस्ट टू रिकॉल, ये जो लास्ट लेक्चर में भी आपने ऐसे ही देखा आखिरी स्टेप पे कि ये जो स्टेप है ये नीचे डीएनए है, सही है। तो ये इस पे फाइनली आप चाहे टी बफर डाल दें या उसमें डबल डिस्टल वाटर ऐड कर दें तो वो डीएनए आपका इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। इसको कैप को एपन डॉट ट्यूब कैप को ऊपर लगा के उसको बंद कर दें, लेबल कर दें कि ये डीएनए किसका है, किस टिश्यू से है। तो उसके बाद उसको आप जनाब -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर दें, ठीक है। तो ये आपका कह लें डीएनए एक्सट्रैक्शन होगी फ्रॉम एनिमल टिश्यू। तो ये अब आपका काम है थोड़ा बहुत इसको कंपैरिजन भी करें कि आपने डीएनए एक्सट्रैक्शन की फ्रॉम बैक्टीरियल टिश्यू, तो उसमें क्या था प्रोसीजर, और एनिमल टिश्यू से ये प्रोटोकॉल मैंने आपको समझाया, इसमें क्या सिमिलरिटी हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये इसको कंपैरिजन करेंगे आप, ठीक है। तो अब डीएनए जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत उसका हम असेसमेंट भी करते हैं कि वाकई डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि देखने में वो ऐसे ही लगना है जैसे पानी सही है, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है। तो ज्यादा डिटेल में ये जो डीएनए एक्सट्रैक्शन का मेथड, सॉरी डीएनए की जो असेसमेंट का मेथड है वो एक अलग प्रैक्टिकल है, एक टॉपिक है, वो आगे हमने पढ़ना है डिटेल में। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दी यील्ड यानी कि जो अमाउंट हासिल होती है डीएनए की वो, एंड प्योरिटी ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए इज एस्टिमेटेड एंड कंफर्म्ड यूजिंग ए टेक्निक कॉल्ड एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, ये जो साथ में परफॉर्म की हुई नजर आ रही है इमेज पे। तो ये परफॉर्म करते हैं, उसमें जो एगर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन तकरीबन 1% यूज करते हैं, 1% एगरोस जेल बना के, और उससे हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक परफॉर्म करते हैं। तो उससे क्या होता है डीएनए, ये जो ऊपर आपको गड़ा सा नजर आ रहा है इसको हम वेल कहते हैं, जेल के अंदर वेल बने होते हैं, उसके अंदर हम 5-10 माइक्रोलीटर जो आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया वो ऐड करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब परफॉर्म करते हैं तो ये डीएनए बैंड की शक्ल में ऐसे नीचे मूव करता है, ठीक है। तो ये बैंड नजर कैसे आते हैं, अगेन ये सारा पूरा एक लेक्चर है, ये मैं इस क्लास में नहीं डिस्कस कर सकता। तो ये अलग टॉपिक है, उस पर हम करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना पता हो, बाय परफॉर्मिंग एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द एक्सट्रैक्टेड डीएनए वी कैन चेक या एग्जामिन अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्वालिटी एज वेल, कि भी वो ब्रोकन है कि इंटैक्ट है। अगर ब्रोकन होगा तो नंबर ऑफ बैंड डिफरेंट होंगे, अगर एक ही बैंड नजर आ रहा है इट मीन के काफी हद तक डीएनए इंटैक्ट है, इतना ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ऐसे हम विजुअली कंपैरिजन कर लेंगे कि किस सैंपल से कितना डीएनए आया है भी कि नहीं है। फिर क्या होता है कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए is also estimated using a technique या इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड नैनो ड्रॉप। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। तो ये नैनो ड्रॉप जो है, ये आपको मैं इसकी इमेज दिखाता हूँ, ये वाला ये नैनो ड्रॉप है, ये जो इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है। तो ये नैनो ड्रॉप इंस्ट्रूमेंट, इसके इसका प्लेटफॉर्म होता है, ये छोटा सा नैनो ड्रॉप, जैसे नाम ही इसका है नैनो, बहुत ही जस्ट 1 to 2 माइक्रोलीटर जो है ना डीएनए का सोल्यूशन हम पाइपेट की मदद से इसके ऊपर, इसके टिप के ऊपर रख देते हैं। बहुत ही थिन सा होल होता है इस, ये जो है ना मेटल का नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर होल होता है, उसके ऊपर हम डीएनए का सोल्यूशन ऐड रख देते हैं। उसके बाद इसका ये जो ऊपर लिड है इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, सही है। ये जैसे नजर आ रहा है हाथ से माइक्रो पाइपेट से डीएनए इधर ऐड करते हैं, लीड इसका क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो खुद ब खुद डीएनए की जो कंसंट्रेशन एस्टिमेट करता है। ये इसके अंदर क्या लें फोटो, बेसिकली ये फोटोमीटर ही होता है, लाइट खास इंटेंसिटी की लाइट पास होती है, जो कि नोट्स में लिखा है 260 और 280 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पास होती है। तो जो सिंपल वाटर होगा उसकी अब्जॉर्बेंस डिफरेंट होगी, तकरीबन 0 के करीब होती है। अगर उसके अंदर डीएनए है तो उसकी अब्जॉर्बेंस यानी कि लाइट को अब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होगी। तो दो वेवलेंथ 260 और 280 पे
वो अब्जॉर्बेंस, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करता है, ये कंप्यूटर पे वो ऐसे कहने पीक से बनती हैं और वो ये सारा जैसे ये टेबल बना है ऐसे वो लिख देता है कि ये इसकी अब्जॉर्बेंस 260 पे इतनी है, 280 पे इतनी है। तो उसके बाद एक फार्मूला है कि 260/280 रेशो निकाल लेते हैं, वो अगेन कंप्यूटर निकाल देता है। तो अगर वैल्यू 1.8 से लेकर 2 के करीब आ जाए तो समझा जाता है कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्योर डीएनए, इसके अंदर प्रोटीन या और कोई कंटेमिनेंट है ना होने के बराबर है। तो ये सिंपल सा आपको मैंने बताया कि डीएनए एक्सट्रैक्ट करना एक स्टेप है, और डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी जो है क्वालिटी है मेजर करना वो एक अलग स्टेप है, और उससे हम मेक श्योर करते हैं कि डीएनए है या नहीं है, अगर है तो कितना है। और इवन नैनोग्राम, डीएनए को जो हम नैनोग्राम में मेजर करते हैं, कितने नैनोग्राम या कितने माइक्रोग्राम डीएनए इज प्रेजेंट पर माइक्रोलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सिंपल इतना याद रखना है कि बाय परफॉर्मिंग नैनो ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आर बाय परफॉर्मिंग एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इधर लिखा हुआ है, वी कैन मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए। तो ये जो वैल्यू मैंने बताई है अब्जॉर्बेंस 260/280 जो है उसकी रेशियो 1.80 से 2 हो तो वो एक कंफर्मेशन होती है कि प्योर डीएनए है। ठीक है, तो फर्दर डीएनए आ गया है, उस पर हम पीसीआर भी कर सकते हैं, सो मेनी यानी कि वो पहले टेक्निक्स परफॉर्म की जा सकती हैं, वो अगेन नेक्स्ट टॉपिक है वो। तो अब ये तो मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड ब्रीफ कर दिया डीएनए की एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, और इसमें क्या उसे कहते हैं, इन मेथड की जो है ना वेरिएशंस करके, मॉडिफिकेशन करके, कुछ इसमें जिद्दत ला के वो जो कमर्शियल कंपनी है वो बनाती हैं किट्स। ठीक है, अब वो जो किट हैं उसका जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने चंद एक कंपनी की किट्स का लिखा हुआ है, बाकी बहुत कंपनियां हैं जो कि किट्स बना रही हैं। तो ये एक कंपनी है जिसकी क्विक जीन के नाम से डीएनए लिखा हुआ है, डीएनए होल ब्लड किट, यानी कि ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने वाली किट है। तो वो जितने भी ये सोल्यूशन मैंने जिक्र किया अपने ये लेक्चर में, तो वो उनको इस तरह की पैकिंग बना के डिफरेंट वो यूज करते हैं। ये एक बायोरैड कंपनी है, सॉरी बायोरैड कर रहा हूँ, विजर्ड है, सिग्मा अल्ट्रा कंपनी की ब्रांच विजर्ड, उनकी किट है। तो अगेन उनका ये सेल लाइसिस सोल्यूशन, न्यूक्लियाई लाइसिस सोल्यूशन, फिर डीएनए रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये प्रेसिपिटेशन सोल्यूशन, ये प्रोटीनेज के किट, प्रोटीनेज के की वायल है एंजाइम की, तो ये इस तरह किट बनाते हैं। ये एक और कंपनी है फेवरजीन, तो अगेन वही सोल्यूशन है। ठीक है, नाम हर एक अपने तरीके से दे देता है। तो ये जितनी भी ये सारी किटें सब ये कॉलम बेस्ड मेथड पे मुश्तमिल होती हैं मोस्टली। तो ये कॉलम भी बता दिया मैंने पहले भी, तो जितने कॉलम होते हैं उतने ही नंबर ऑफ सैंपल वो किट परफॉर्म करने के काबिल होती है। तो मोस्टली 50 कॉलम 100 कॉलम की किट होती हैं, और प्राइस इनकी 1 लाख से ऊपर ही होती है मोस्टली। 50 सैंपल की अगर किट है तो वो तकरीबन लाख से ऊपर ही प्राइस होगी। तो एनीवेज ये कोई और किट है, तो उसके भी कंपोनेंट सारे ये आपके सामने हैं। तो ये जो किट्स होती हैं बेसिकली लाइफ को इजी तो बना देती हैं लेकिन एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये अभी जो मैंने एक जिक्र किया था विजर्ड जो डीएनए एक्सट्रैक्शन किट है, तो ये सामने जो आपको नजर आ रहा है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एनिमल टिश्यू एंड टिश्यू कल्चर सेल। तो टिश्यू कल्चर सेल भी ऐसे ही होते हैं ना, जो हम सेल ग्रो कर लेते हैं, तो जिसके अंदर आप वायरस भी सेल के अंदर पे ग्रो करवा सकते हैं। तो एनीवेज जो टिश्यू कल्चर हैं वो या डायरेक्ट एनिमल टिश्यू से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने का ये ब्रीफ सा प्रोटोकॉल उन्होंने एक पेज पे इसको डिस्क्राइब कर दिया। इसको मैं बाद में डिटेल बताता हूँ, जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए कि ये जो कंपनी है ये होल ब्लड की किट लैदा से बनाती है, फिर एनिमल टिश्यू और टिश्यू कल्चर सेल के लिए लैदा से किट बन रही है, फिर डीएनए फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। प्रोटोकॉल सेम ही है जो मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो ये इसकी अलहदा से किट होगी। फिर यीस्ट यानी कि जो फंजाई है उसकी, प्लांट टिश्यू की अलहदा है। ठीक है ना, अब प्लांट और यीस्ट में सिमिलरिटी है कि इनकी काफ़ी थिक सेल वाल होती है, यूकैरियोटिक भी हैं दोनों। तो उसके लिए उनके सेल वाल को डिस्टर्ब करने के लिए अलहदा से रिएजेंट होंगे। तो अगेन हर एक के अंदर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन है। सही है, तो अगर आपने, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम
बैक्टीरिया, तो उस मेथड को और ये जो मेथड है इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नोट्स, तो आपने जरा कंपैरिजन करना है कि किट बनाने वालों ने कैसे उसमें मॉडिफिकेशन करके इसको किट बना दिया है। ये आपके पेपर का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, सही है। और दूसरा ये कि आज का जो लेक्चर है इसको अगर आप कंपैरिजन करें इसके साथ, तो ये साथ राइट साइड पे बड़ा ब्रीफली 1 2 3 और 4 और तकरीबन 5 स्टेप में उसने डीएनए एक्सटेंशन को एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले क्या है जी कि सेल और टिश्यू विद न्यूक्लियस डेफिनेटली, और उसको ऐड कर देना है और मिक्स कर देना है विद सेल और टिश्यू विद न्यूक्लियाई लाइसिस सोल्यूशन। अब उसने कंपनी ने नाम दे दिया सोल्यूशन को न्यूक्लियाई लाइसिस सोल्यूशन। तो वो आपने ये ट्यूब के अंदर टिश्यू होगा, उसको डेफिनेटली पहले आपने टिश्यू को प्रिपेयर करना है, जिसको हम कहते हैं, ये हेडिंग दी है प्रिपेयर टिश्यू। तो सेल कल्चर होगा, उसको कैसे, वो सेपरेट मेथड है। एनिमल टिश्यू को प्रिपेयर करने का मेथड मैंने अभी भी बताया था, ग्राइंड करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं, उसके अंदर सोल्यूशन ऐड करते हैं ताकि वो सेल पर मिक्सअप भी हो जाए। तो माउस टेल का लदा है, तो हर एक का डिफरेंट है। अगेन ये आपने याद नहीं करना, लेकिन जस्ट ये आपने वो जो दूसरा मेथड है मैंने पहले बता दिया, ये वाला आपने याद ये करना है। और ये दूसरे जो हैं ये जस्ट फॉर लर्निंग, बेटर लर्निंग है, सही है। तो एनीवेज टिश्यू होमोजेनाइजेशन के बाद आप न्यूक्लियाई लाइसिस सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, तो ये दिखाया है पेंड्राइव ट्यूब विद, उसके अंदर आरएनएज भी ऐड कर दें और इनक्यूबेट कर दें ताकि वो अपना फंक्शन कर दें, ये जो सोल्यूशन है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड प्रोटीन प्रेसिपिटेशन सोल्यूशन, जो कि क्लोरोफॉर्म हो सकता है, फिनोल भी हो सकता है, उसके अंदर आइसोमाइल अल्कोहल सबका मिक्सचर हो सकता है। तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेट कर देना है, तो लेयर बन जाती हैं, अपर लेयर लोअर लेयर। तो आपने अपर लेयर यानी सुपर नेट्रन ले लेना है, उसको नई ट्यूब में डाल देना है और उसको अगेन क्योंकि सेंट्रीफ्यूज कर दिया है, तो ये नीचे आप देख सकते हैं पैलेट सी बनी हुई है डीएनए की, ठीक है। तो ये डीएनए की पैलेट नीचे ऐसे काफी फर्म होती है। आप ऊपर वाला जो है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं या विद हेल्प ऑफ पाइपेट आप उसको सक कर लेते हैं, एस्पिरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन आप उसमें उस करने के बाद ये ऊपर वाला वेस्ट डिस्कार्ड करने के बाद एथानोल ऐड कर देते हैं। और एथानोल जो है वो क्या है, अब ये वॉशिंग का स्टेप वाला एथानोल है। ये ऊपर जो आइसोप्रोपेनॉल डाला है, यहाँ पर भी एथानोल ऐड कर सकते हैं, प्योर एथानोल, लेकिन वहाँ ये ऐड किया जाता है फॉर डीएनए प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर ये एथानोल जो है ये 70% होगा, लेकिन किट ने इसको अलहदा से एक नाम दिया होगा, वो प्रेसिपिटेशन एंड रीहाइड्रेशन सोल्यूशन या स्टेप का नाम दे दिया है। तो एनीवे इस स्टेप पे एथानोल जब ऐड करते हैं तो वो डीएनए जो है वॉश हो रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर अगेन सुपरनेटेंट लैदा रह जाएगा और डीएनए नीचे का नीचे बैठा रहेगा, सही है। और आप एस्पिरेट द एथानोल कंटेनिंग सॉल्यूशन दैट इज 70% सॉल्यूशन एंड देन ये जो पैलेट है उसको एयर ड्राई कर लें और रीहाइड्रेट द डीएनए। मींस रीहाइड्रेट मतलब वाटर ऐड करते हैं या टी बफर ऐड करते हैं, वो अगेन हर किट का भी डिफरेंट होगा। दोनों दिए होते हैं कि टी बफर में ऐड करना है या, तो उन्होंने नाम ही दे दिया डीएनए रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, हालांकि वो होता क्या है, टी बफर होगा या डबल डिस्टिल्ड मॉलिक्यूलर ग्रेड वाटर होता है। तो ये एक मैंने आपको कंसेप्ट दिया है कि कैसे डीएनए एक्सट्रैक्शन की जाती है लेबोरेटरी में यूजिंग कन्वेंशनल मेथड और बाय यूजिंग किट मेथड। तो होपफुली ये आपको काफी समझ आ गई होगी।